हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हुए हैं जो है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 का वार्षिक पेपर है मैथमेटिक्स का, गणित का, 10वीं का। तो इसमें पूरे जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और दीर्घोत्तरी लघुत्तरी सारे प्रश्न हैं। तो इसको जो है आज जो है कि हम हल कराएंगे कि कैसे पेपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो किस प्रकार से उसको हल करना होता है। छोड़ना नहीं है, आप एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर इस पेपर को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे कि इस वीडियो में किस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन आता है। और 100% इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और ये आने की भी संभावना पूरी 100% है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तो चलिए देखते हैं पेपर किस प्रकार से आता है। हाँ, ये लगभग जो है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। इसमें से लगभग जो है कि आपके जो है सब मार्क अंकित रहेंगे। OMR सीट भी अच्छी तरह से भरना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधी 1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसमें 50 प्रश्न करने हैं। 100 प्रश्न है तो 50 प्रश्न करने हैं। OMR सीट पर इसको अंकित करना है 50 प्रश्नों को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधी 1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो ये ध्यान देखिए कि 4 संबंधी 1 का अनुपात है, तो ये त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो जानते हैं इसको क्या करें, 4 संबंधी 1 को हम जो है क्या करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे, क्योंकि उसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो फिर गुणा करते हैं। लेकिन इसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट में रखेंगे। तो 4 संबंधी 1 का पूर्ण वर्ग निकालना रहेगा। तो 4 संबंधी 1 का पूर्ण वर्ग कितना होगा, 2 संबंधी 1 होगा। 4 संबंधी 1 का पूर्ण वर्ग कितना होगा, 2। प्रकार से जो आंसर होगा ये डी वाला होगा, 2 संबंधी 1 का। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एकदम वीडियो को निश्चित करना नहीं है, वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखते रहना है आप। और इसमें जो कि 100% जो है कि श्योरली बताया जा रहा है कि ये प्रश्न जो है कि आपको एग्जाम में आ सकता है और आने की पूरी संभावना है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। 100% जो है कि आपको इसमें श्योरली बताया जा रहा है कि ये पेपर आने की संभावना है और आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित इसमें जो है कि प्रायिकता क्या होगी, आइए देखते हैं। तो इसमें निश्चित घटना जो है कि हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि निश्चित घटना जो होती फिक्स होती है, लेकिन अनिश्चित घटना इसमें देखिए आपका ये जो का आंसर इसमें दिया है, इसमें निश्चित घटना आपका 1 होगा। और अनिश्चित यदि घटना होती है, अनिश्चित घटना, तो अनिश्चित घटना हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से जो है कि ये पेपर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये इस पर ध्यान देना है हमको कि इसकी निश्चित घटना जो होगी 1 होगी और अनिश्चित घटना जो होगी वो 0 होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बी इसका आंसर होगा 1, और अनिश्चित घटना 0 होगी, इसलिए निश्चित घटना की बात करें तो 1 होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, एकदम 100% एकदम बहुत श्योर ये प्रश्न आने वाले हैं। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो इसमें कह रहे कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता 0, जिसका जो है कि माइनस में, कोई यदि संख्या माइनस में होता है तो उस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये -1, क्योंकि -1 की प्रायिकता होती ही नहीं है। किसी भी संख्या जो माइनस में होती है उसकी प्रायिकता नहीं निकाली जा सकती है। तो इस तरह से जो है कि आपके जो है कि तीसरे प्रश्न का आंसर हुआ एकदम आसान विधि से, ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं लिए गए, आसान की, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन इतना जब करेंगे तो पीछे जितने ईजी है सब भूलते जाएंगे। इसमें से दिया है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, मतलब इसमें कोई घटना की प्रायिकता होगी ही नहीं। तो फिर जैसे अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा है कि -1 था, जो नेगेटिव होता है, हमने बताया कि जो नकारात्मक होती है, जो नेगेटिव संख्या होती है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। इसलिए -15 है यहाँ पर जो है कि आपकी इसकी प्रायिकता नहीं होगी। ये लगभग जो है कि ये गणित का जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% जो है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जाएगा और आने की भी संभावना है। आप पूरी तरह से तैयारी करेंगे, इसी प्रकार प्रश्न आपके आएंगे। आप देखिए 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस करने में 7, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। अब इसके बाद जो B है तो 10 प्लस का अंडर रूट में जो कि 100 है, तो 10 का तो वाला 10, ठीक है, 100 का भी क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब C भी देखिए आपका 2 करने में 3, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है।
है, कर्ण में 5 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन बी इसका जो है कि आपका प्रश्न का जो है कि हल होगा ये 5वें का, क्योंकि 10 है अब प्लस 100 है, तो 100 का जब हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो 100 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये 20 हो जाएगा, तो 20/1 हमारा हो जाता है। इसलिए जो है कि ये परिमेय संख्या होगी। और ध्यान से जो है कि इस वीडियो की स्किप नहीं करेंगे, अगले पेज में हम चलते हैं, देखते हैं कि अगले पेज में किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसकी तैयारी में हम शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी तैयारी करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। और आप चैनल पे नए होंगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को भी भेजिएगा जिसका हेल्प उनको भी मिल पाए। छठवां कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा होता है। तो इसको अभाज्य संख्या के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि 14 35 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 14 के पारे में 35 नहीं डिवाइड हो सकता है, और 18 और 25, 18 के पारे में 25 नहीं आ सकता, इसलिए 13 और 52 हुआ, क्योंकि 13 के पारे में 52 आ सकता है, आधा आता है। लेकिन एक जो है कि विषम संख्या रहती है, एक सम संख्या, इसलिए वह सह संख्या होगी, वो सी होगी। आइए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x² थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जो x² रहना चाहिए वो गड़बड़ हो गया है। तो वो कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान। देखिए मूल समान होने की संभावना तब होती है जब विवेचक d = b² - 4ac, जब इसका मान हम निकालते हैं और 0 के बराबर होता है, ये इसका वैल्यू निकलता है, कह रहा है कि b² - 4ac = 0, 0 से हम इसकी तुलना करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू जो है 9 है, b का वैल्यू 3k है, c का वैल्यू 4 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फॉर्मूला पर रखेंगे b² - 4ac पर, तो b का मान 3k रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 4ac है तो 4 गुणे a का मान आपका 9 दिया है और c का मान 4 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 9, और इसके बाद क्या बच जाता है, यहाँ पे 4 बच जाता है। तो यहाँ पर 3k का करेंगे तो 9k² हो जाएगा, और यहाँ पे 4 9 36, 36 में 4 गुणा करेंगे तो 144 हो जाता है। हाँ, आप गुणा करके देख सकते हैं, करें कि 9k² - 144 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पर कटाएंगे हम, तो k² और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाता है, क्योंकि -16 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो k² = 16 हो जाएगा। तो k का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 16 को रखते हैं तो इसका 4 आ जाता है, +-4 आएगा, ठीक है। तो +-4 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी वाला राइट होगा। इस तरह से आप बी पर जो है क्लिक करेंगे, ट्रिक करेंगे और ध्यान से देखते रहेंगे, आपको पूरी तरह से, पूरी आसानी तरह से आपको हल कराया जाएगा, समझते भी रहेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 100% जो है कि एकदम ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको और मजा आएगा आगे के प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है 8वां, 19 और 25 के समांतर माध्य क्या है। 19 और 25 के समांतर माध्य क्या है। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य निकालने का तरीका आप जानते ही हैं कि समांतर माध्य में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देंगे, समांतर माध्य निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 19 और 25 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 19 को हम a मान लेते हैं और 25 को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, a + b = 2 लिखेंगे, सॉरी a + b/2 लिखेंगे। 19 और 2 जोड़ देंगे हम, और 2 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 19 और 25 है, तो 19 और 25 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, तो 44 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आपका आंसर ए है इसमें 22। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये हल हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो भी नए चैनल पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है कि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि cos a = √3/2 हो तो a का मान बताए। कह रहा है कि a का मान यदि कर्ण में 3/2 हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए 45 अंश में हम जानते हैं कि 45 अंश में पूरी संभावना 1 की होती है, 90 में भी 1 की होती है, 60 में 1/3 की होती है, बट 30 वाली जो संभावना है, जो b वाला 30 अंश का मान जो है cos a में 30 अंश का जो मान कर्ण में 3/2 होता है। और ये 100% जो है कि इसी प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे। बच्चे ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, 100% ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आप तैयारी जम के करिए, और कहते हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि ऊपर वाला है सब फल उसका देने वाला, तो वो देगा। आप कर्म के अधिकारी हैं, इसलिए cos बराबर जो कर्ण में 3/2 मान जो होगा वो cos 30 अंश में होगा, ठीक है, cos 30 अंश में होगा, ठीक है, सॉरी cos 30 अंश में इसका मान होगा। तो आप पूरी तरह से वीडियो को स्किप करना नहीं है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 10वां
10वां क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा। तो आप जानते हैं ना कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये फार्मूला है। आप लोग को विधिवत जो है कि फार्मूले को भी याद रखना है, क्योंकि फार्मूले से बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको ये। तो इसमें जो है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 आपका 1 होता है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 9 में कम 9 हो जाएगा। इसलिए कौन सा इसका उत्तर होगा, आप गेस कर सकते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा, बी वाला होगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है कि क्या हो जाता है, बी का 9 हो जाता है। अब आगे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं और उस प्रश्नों का जो है कि हम ऑप्शन ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 11 वाला प्रश्न कि बहुपद x माइनस 1 के शून्यक हैं। अब शून्य कैसे निकालते हैं, जबकि आप जानते हैं कि शून्य के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 1 करके जो है क्या करना, 0 से हम तुलना करेंगे, ठीक है। x माइनस 1 रख कर हम 0 से तुलना करेंगे तो इस तरह से शून्य निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि बहुत आसान है ऑप्शन, इसमें ध्यान दीजिएगा। आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी नए चैनल पे होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 का निकालते हैं तो इसकी तुलना 0 से करते हैं। बता रहे थे x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, जाके पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाता है बी, 1 हो जाता है। तो आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं 12। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 5 हो तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे आपको शून्यकों का योगफल दे दिया, तो शून्यकों का योगफल हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। और शून्यकों का गुणनफल किससे निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा से निकालते हैं, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 5 दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दे दिया है। ये जो 2 चीज़ दिया हुआ है, लेकिन एक ध्यान रखिए कि आप लोग को सूत्र लिखाया भी गया था, एक सूत्र है इस पर कि एक्स स्क्वायर प्लस जो होता है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस जो है कि अल्फा इंटू बीटा होता है। ये सूत्र आप जानते हैं और याद रखिएगा। जितने भी गणित के फार्मूले हैं ना, आप याद रखना ही है। याद नहीं रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी, तो ये जो है कि आपके अंक भी कटने की संभावना हो सकती है। तो आप इस पर जो है कि सतर्क रहेंगे और इसको सही से करेंगे। देखिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इनके वैल्यू को रखा जाए तो जहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे और उसमें x रख देंगे, 4x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, इसलिए कौन सा इसका उत्तर कौन सा होगा, देखिए मिलाइए ऊपर यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आपका उत्तर होने वाला है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं। इसमें 13वां करेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, इसका भी निकालना है। तो जैसे हमने ऊपर जो है कि 11 वाला सम किया ना, सेम इसी तरह तो इसका भी है। तो आप क्या करेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जब मान निकालना है तो इसका भी क्या करना है, तुलना करेंगे 0 से। 0 रख के आप तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आप गेस कर सकते हैं, तब तक गेस करते रहिए और हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे अभी। तो यहाँ पर जो है कि मैथ के जो पेपर है ये लगभग जो है आपका जो है कि सेम ओरिजिनल पेपर जैसा दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल पेपर नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर जल्दी इतना हाथ में नहीं आता है। ये सब जो है कि गवर्नमेंट के पास होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी तुलना करेंगे किससे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य से तुलना करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, -3 को राइट साइड में भेज देते हैं तो वो 3 हो जाता है। इसके बाद उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो अंडर रूट निकालते हैं तो करने में 3 का मान जो है कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2 बार जो है कि लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में। आंसर आपका बी होता है। और बच्चों अब आगे हम बढ़ते हैं। 14वां समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। जबकि सिलेबस में कुछ चीज़ें पोर्शन में है, कुछ पोर्शन में नहीं है, बट हम पूरी तैयारी करा रहे हैं। जो रहेगा करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देना है। क्या उसमें दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, बट पूरी तरह से कराया जाएगा। आए या ना आए, हम लोग कर्म कर सकते हैं। आना नहीं आना, देना नहीं देना, वो तो पेपर में है। पेपर जो कलेक्टर हैं वो उसमें कौन सा क्वेश्चन डालना कौन सा नहीं डालना ये वो जानते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो इसमें भी आप
जानते हैं कि इसका सूत्र है समीकरण निकाय का, कि जैसे एक समीकरण दिया रहा तो दो समीकरण दिए रहते हैं, अनगिनत हल होने का जो कि संभावना इसका जब निकालते हैं हम अनगिनत हल होना, तो उसमें निकालते हैं पहले में A1 मानते हैं, दूसरे में B1 मानते हैं, तीसरे को C1 मानते हैं, मतलब पहले समीकरण में, फिर दूसरे समीकरण में A2 मानेंगे, फिर B2 मानेंगे, फिर C2 मानेंगे। ये आपको जो है कि सूत्र है, ये सूत्र का ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बार बार इस तरह से कहा जाता है कि सूत्र याद नहीं रहेंगे तो बहुत सारे सवाल आपको भले आते हो बट सूत्र याद नहीं रहे तो आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है कि इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर K का मान निकालना है, तो K का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये A1/A2। अब यहाँ पर शुरू करेंगे इस आपका लिखना A1/A2 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे B1/B2 लिखेंगे, इसके बाद C1/C2 लिखेंगे। इस तरह से वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी पर रखेंगे और रख करके फिर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान कुछ भी नहीं होता है, 1 माना जाता है इसको। और यहाँ पर पहले दूसरे वाले समीकरण में A2 का जो मान है वो आपका 5 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे 1 क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, अब बराबर इसके बाद जो है कि अब B1 में आते हैं तो B1 का मान 2 है, और यहाँ पर जो है कि B2 का मान जो है K है, तो यहाँ पर जो क्या करेंगे K रखेंगे, और बराबर इसके बाद दिया है कि पहले समीकरण में 3 दिया है, और C1 का मान, इसके बाद जो है कि आपका C2 का मान कितना दिया है, 15 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पर नीचे रख देते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमको तुलना करते हैं। ठीक है, पहला जो है कि दूसरे के इक्वल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, दूसरा और तीसरे का जो है क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो त्रिया गुणा कर देते हैं। ठीक है, त्रिया गुणा करेंगे तो वहाँ पर 3 के हो जाएगा, आप 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो आप भाग दे देंगे उससे, तो कितना हो जाता है आपका, 10 हो जाता है। इसलिए कौन सा आंसर होगा इसका, A बराबर जो है कि A आपका आंसर होगा, K बराबर 10 होगा। इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव हम कराने के प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं, जिसमें समझ में अच्छी तरह से आएगा। कोशिश हमारी पूरी है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न दिया 15वां, निम्न में tan 60 अंश का मान होगा। अब tan 60 अंश का मान निकालना है। तो देखिए tan 60 अंश का मान एक तो होगा नहीं, आप जानते ही हैं, क्योंकि एक सारणी होती बनवाया गया था जिसमें, तो वो सारणी में जो वैल्यू दिया होता है उसका मान उसको याद रखिए आप। और यहाँ पर देखिए एक होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, करनी में 3 होगा। डी वाला वैल्यू है, 0 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, करनी में 3 होगा 60 अंश का। तो इस तरह से आपका जो है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 15 के बाद 16, उसमें जो है कि हम उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे। और ये नेक्स्ट अपना प्रश्न है मैथमेटिक्स के जो माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 का एनुअल वार्षिक ये पेपर है, जिसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है कि हमारे क्वेश्चन इस तरह है कि tan A बराबर होगा, tan A किसके बराबर होता है। तो ये भी सूत्र है मोस्टली, इसमें प्यारे बच्चों इसमें मोस्टली जो है कि सूत्र का ही प्रयोग किया गया है, मैथ बिना सूत्र का नहीं आता है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र जो कि तैयारी करें, कि जिससे आपके सवाल जो है आपके मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो, प्लस जो गणित होगा तो आपका आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र की तैयारी करनी है। सूत्र की तैयारी करते हैं तो मोस्टली जो सवाल आपके हल हो जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि tan A बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर होता है, जानते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है कि ये सूत्र होता है tan थीटा का मान निकालना होगा ना। तो cot 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है, तो इसमें tan A है तो cot 90 माइनस A होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 वाला प्रश्न है कि आंकड़े 40, 20, 6, 22, 17, 56, 7 का परिसर होगा। अब इसका हमको परिसर निकालना था। परिसर निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, परिसर निकालने का जो तरीका होता है, तो आप इसको जो है कि ध्यान से पढ़ते रहिएगा और सूत्र याद करते रहिएगा। तो आइए इसमें देखते हैं, हम बार बार सूत्र को बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जानते ही हैं, क्योंकि बिना सूत्र का काम होने वाला नहीं है। सूत्र नहीं याद रहेगा तो फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर वही है कि फिर अब है तो नहीं, ये अपने क्लास में कहीं बैठे किसी से पूछ लेंगे, बहुत सख्ती रहेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा जो है कि आप इसमें रहेंगे, मतलब सख्त निगाहों में रहेंगे, वहाँ पे कैमरे भी रहेंगे। तो इससे जो है कि आपको सबसे सावधानी बरतनी है और ईमानदारी से करनी है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी संख्या होती है ना, परिसर किसका होता है, परिसर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, हाँ, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका परिसर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाता है क्या, 50 हो जाता है। ठीक है। 18वां कि निम्न में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं है परिमेय संख्या, है वाली नहीं बात है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है।
तो आप आइए यहाँ पर देखते हैं, ए है जो करनी में 16 दिया हुआ है और बी दिया है करनी में 3, तो ये हो ही नहीं सकता। बी करनी में 25 है तो ये जो है कि 25 का 5 हो जाएगा। अब वहाँ पर करनी में 16 है तो उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया करनी में 25, तो ये परिमेय संख्या जो है कि है यहाँ पे 25 जो है कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 3x करने में 3 है तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है कि आपका अंडर रूट में है। हाँ, 2 प्लस करने में 2 ये भी अंडर रूट में है, तो इस तरह से परिमेय संख्या नहीं है वो बताना है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है ये जो है कि करने में 3 का जो है कि 3 हो जाता है, ये बी वाला। और डी जो कि 2 प्लस करने में 2, तो ये आपका आंसर होगा 2 प्लस करने में 2। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करने में 3 गुणे करने में 3 था तो 9 होगा, तो 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। तो ये सारी परिमेय संख्या है, लेकिन वहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है ना, तो डी आंसर होगा 2 प्लस करने में 2। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। 19 वाले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या जो विभाजित नहीं होती है, जो 2 के पहाड़े में भी नहीं आती है, तो अभाज्य संख्या का मतलब जो होता है कि जो कटे ना। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका आंसर इसमें क्या है, 12 तो कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, इसलिए जो कि 100% इसमें जो कि आपका आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, जो 9 भी कट जा रहा है 3 से, तो 11 जो है कि यहाँ पे है अभाज्य संख्या है, जो 11 केवल 11 से करती है और 1 से करती है। 1 और स्वयं की संख्या से और 1 से कटने वाली जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। स्वयं से और अपने संख्या से कटने वाली जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कौन सा है, गेस करिए, इसमें गेस करिए कौन सा है क्वेश्चन, ये सॉरी आंसर उसका कौन सा है। तो ये आपका पहला नहीं है, ए भी नहीं है, और इसके बाद बी 11 है जो 1 और 11 से ही कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके सोच से आप थिंक करिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर जो है क्योंकि 12 जानते हैं कि 6 और 2 उसका 2 गुणनखंड है, 10 2 और 5 का गुणनखंड है, लेकिन 11 जो है 1 और 11 का ही गुणनखंड है, 9 3 और 3 का है, इसलिए 20 का आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि यहाँ पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ज्ञात करना है। एपी 2 5 6 तो 7 डैश डैश और 19वां का पद होगा। अब इसको निकालना है। आने वाले पेपर में जो कि बहुत धमाका होने वाला है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। कोशिश हमारी पूरी है कि आपका जो है प्रश्न पत्र बहुत आसान बने, और इस तरह से हमने प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन भी आसानी तरीके से निकाला है कि आपको समझ में आए। तो इसके लिए जो कि एपी का मान दिया हुआ है 2 5 6 2 7 दिया हुआ है, तो 19वां पद निकालना है, तो इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये भी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अरे बाबा, सूत्र बिना सूत्र का कुछ होने वाला नहीं है ना। हाँ, कहते हैं कि बिना सूत्र का कुछ होने वाला नहीं है, तो इसमें सूत्र तो भाई याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इस तरह से याद रखिए कि सूत्र के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 19वां पद निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि इसमें प्रथम पद जो है कि पहला जो है ए का मान जो 2 होगा, और इसके बाद डी का मान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, इसलिए उस तरह डी का मान निकल जाता है कि नहीं। तब इस तरह से अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जब 19वां पद निकालना है तो आराम से जो है कि आप निकाल सकते हैं a + n - 1 इंटू डी पर जो है कि इसका मान रखेंगे, और रखकर इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना सूत्र का कुछ होता भी नहीं है। गणित है, गणित बिना सूत्र का प्रयोग किए बिना आप नहीं निकाल सकते, तो सूत्र याद रखना है। ठीक ना, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, हम निकालते हैं। प्रथम पद जानते हैं कि 2 है, अब इसका जो है कि निकालना है हमारा डी निकालना, तो डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से घटा देते हैं, 3 आ जाता है डी का मान। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब वैल्यू को रखेंगे। हाँ, वैल्यू को रख के हम फिर क्या याद करेंगे यहाँ पे, तो ए का मान यहाँ पर रखेंगे, हम 2 रखेंगे यहाँ पे। एपी का मान निकालना तो 2 प्लस ब्रैकेट में करेंगे n - 1 माइनस कितना हो गया, ये हो गया 2 गया था ना, तो 2 और डी का मान कितना है यहाँ पे निकाला गया था, यहाँ पे डी का मान 3 निकाला गया था ना। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 तियां कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। 18 तियां 18 पर डायरेक्ट जो कि जोड़ देते हैं, 18 से 54 होगा, 54 में 2 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, डी सी वाला आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान किसका होता है, अधिकतम मान किसका होगा। तो ये प्रश्न है, ध्यान से इसको देखेंगे हम। तो कह रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम जो मान होगा ना, वो 1 का होता है, अधिकतम मान 1 का होता है, 0 का नहीं होता है। ठीक है ना, इस तरह से आपका प्रश्न है। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बार बार जो है कि हम इंडिकेट करते हैं कि जो एनुअल वार्षिक परीक्षा की पूरी तरह से पेपर को सेलेक्ट किया गया है, पेपर बनाया गया है ऑप्शनल, तो ये आपके तैयारियों के लिए बनाई गई है कि आप जो है कि इसमें पूर्ण रूप से तैयार हो पाएं और आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाए। तो इस तरह से 22वां प्रश्न है। देखिए 22वां प्रश्न की तरफ ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2x² - 6y + 3 = 0 के विवेचक होंगे।
जबकि इसके पहले भी विवेचक का एक सवाल बताया गया है ना, आपको याद होगा पिछला वाला प्रश्न जो था, तो विवेचक का फॉर्मूला वही था ना, जो बी निकालते बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकालते हैं ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसका मान निकालते हैं। तो विवेचक का वही फार्मूला है, आप उसी फार्मूले पर इसको रखेंगे। डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रखना है आपको वैल्यू। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, ए का मान 2 है, बी का मान यहाँ पे 6 है और सी का मान 3 है, तो उस वैल्यू को क्या करेंगे इसमें रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे बी का मान 6 है माइनस 4, ए का मान 2 है और यहाँ पर सी का मान 3 है, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। अब बी का मान 6 तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 तरीके 24 हो जाएगा, 36 में से 24 घटाएंगे 12 होगा। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे बच्चों? बी 12 होगा। इस तरह से आपको जो है कि सॉल्व करके तभी प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न है 23वां, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इसका भी तो आसान है ना, आप इसके पहले बताया भी गया ना कि जो मूल का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे हम, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जानते ही हैं, इसमें क्या करना है, पदों का गुणा करना, जो वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। एक्स का मान जो यहाँ पे 1 है और ए का मान जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना फार्मूला, तो उसमें क्या करेंगे हम सी बाई ए करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बाई ए फार्मूला है, तो आप क्या करेंगे उसमें सी बाई ए का, सी का मान जो है कि 4 हो जाता है माइनस, और इसके बाद एक्स का मान यहाँ पे ए का मान 1 हो जाता है, इसलिए 4/1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 होगा, ए होगा आंसर। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए रैखिक बहुपद मतलब होता है कि एक रेखा में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो जिसमें रैखिक का मतलब होता है 1 और द्विघात का मतलब होता है 2, द्विघात मतलब 2 होता है उसमें, और त्रिघात का मतलब 3। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इसमें जो है कि रैखिक वाला का जो मान होगा 1 होगा, ठीक है ना, द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें रैखिक बहुपद का पूछ रहा है, तो रैखिक बहुपद में जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो ये इसका 1 माना जाता है, इसलिए उसका रैखिक का 1 होगा, ठीक है ना। द्विघात में 2 रहेगा, त्रिघात में 3 रहता है, तो रैखिक में जो घात होते हैं 1 दिया जाता है। इसमें 25वां जो है क्वेश्चन है, बिंदु -6 और -7 का कोटि है, -6 और -7 का कोटि है। तो ये आपका ये कोटि पहला जो होती है एक्स का मान होता है -6 एक्स का मान है, और -7 ये किसका है, वाई का मान है। तो इसलिए कोटि जो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक ना। पहला जो होता है ये एक्स का मान होता है, जिसको उच्च बोलते हैं, और कोटि जिसको दूसरे वाले को बोलते हैं, वाई वाले को बोलते हैं। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 10 7 4 दिया, इसका 30वां पद होगा। इसका पहले भी एक बार हमने प्रश्न हल किया ना, तो उसी पर है ये, प्लस n-1 इंटू डी से आप निकाल सकते हैं। ए का मान जो कि यहाँ पर 10 दिया है, और बी डी का मान निकालना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 7 में से 10 को निकालना पड़ेगा। हाँ, 7 में से 10 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 में से 10 निकालेंगे तो -3 हो जाएगा डी का मान, ठीक है। अब इसके बाद 30वां जो है कि आपका निकालना पद है, तो वही क्या करेंगे हम, यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे, हम टी 30वां लिखेंगे, टी 30 लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे, टी 30 लिखेंगे, तो उसका मान कितना है, 30 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ए का मान है 10 और n-1 में हम उसका वैल्यू रखेंगे, तो n का मान 30 है, तो 30 में से क्या होगा, 1 निकल जाएगा, तो 29 हो जाएगा, 29, और डी का मान गुणा कर देंगे 3 का, तो डी -3 का जब गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 29 यानी गुणा करें 3 27 और 3 दूनी 6 2 8 -87 हो जाता है। 87 में से 10 को निकाल देते हैं, और जब 87 में से 10 निकाले तो माइनस में ही आंसर होगा, क्योंकि -77 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या किया, 30वां पद का भी यहाँ पे वैल्यू निकाल दिए हैं। अब इसी प्रकार नेक्स्ट जो है कि प्रश्न आपका आने वाला है, बट इसमें ध्यान रखिएगा जो भी नए बच्चे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इस तरह से क्वेश्चन 27वां है कि पाई एक संख्या है, पाई एक संख्या है। कैसी संख्या भाई, परिमेय है, अपरिमेय है, जबकि ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और फिर भी सिलेक्ट किया गया कि चलिए इसका मान जो है कि पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 जो है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। क्योंकि उसका निश्चित नहीं होता है, इसलिए आप नेक्स्ट पढ़ेंगे 28वां क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य। देखिए ये सवाल जो है कि एक बार और लिया गया है, तो बहुत आसान दिया ना, कि इसके पहले भी आपको बताया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य होंगे, तो इसका भी मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, 11 को राइट हैंड में ट्रांसफर कर देते हैं, भेज देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, 11 हो जाता है वहां पर जाके। हाँ, और इसका बाद एक्स का मान निकालना होगा, तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देते हैं, तब ये अंडर रूट में 11 हो जाएगा। तो इसलिए हम अंडर रूट में 11 जो है कि प्लस और माइनस में होता है, क्योंकि वर्ग के जो मूल होते हैं ना, मान जो आता है ना यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, तो -11 और +11 होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका जो है -11 और
दूसरे में माइनस का दूसरे में प्लस 11 होगा। अब ये 29 वाला क्वेश्चन दिया है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधी 1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसके पहले भी जो है कि बताया गया था क्वेश्चन का आंसर एक बार और, तो फिर एक बार इसको रिमाइंड में लिया गया है, दोबारा लिया गया है कि जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर निकालेंगे तो फिर ए का मान निकालना रहेगा, तो फिर क्या करेंगे अंडर रूट में कर देंगे। तो 4 संबंध 1 का जो अनुपात में हम निकालेंगे, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 संबंध 1 होगा, क्योंकि एक स्वतंत्र नंबर होता है ना, इसलिए उसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये 2 संबंध 1 हो जाता है तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, और नहीं हो सकते हैं। अब इस तरह से आपका 30वां प्रश्न है। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती है, क्योंकि नियमों को याद करना पड़ेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब नियम में दिया हुआ कि इस तरह से अनंत होती है। इसका ए वाला आंसर होगा, करें कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 3 दिया है, गुणनफल 8 दिया है, तो द्विघात बहुपद है, ठीक है। आपके मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू दे दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पर गुणनफल 8 भी दिया है। तब इस तरह द्विघात बहुपद कैसा होगा, मतलब एक द्विघात होगा, त्रिघात होगा, या एक रेखीय होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। आपको याद होगा क्योंकि एक प्रश्न और इसमें से पहले सॉल्व कराया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया हुआ है। तो हमने हमें क्या करना है, सूत्र का यूज करना है। अरे सूत्र बिना कुछ होता नहीं यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को रख देना है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है तो 3x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा दिया है 8, तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद होगा, और इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आगे की तरफ आते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा वीडियो बड़ी तो होगी, बट जो है कि आपके पूरे सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जा रहा है कि पूरे तरह से आपको समझाया जा सके आसान मेथड से, जो है कि और आपको समझ आ पाए और आगे चलो कोई कठिनाई हो रही है। यहाँ पर 20 पे पावर 0 है और गुणे 20 पे पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, 20 पे पावर 0, 20 पे पावर 0, तो एक गुणा हो जाता है ना। हाँ, जब 0 होता है तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 होता है, जैसे a पर पावर 0, तो सूत्र लिखाया गया था कि a पर पावर 0, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये सूत्र जो है कि हमको 6वीं 7वीं में ऐसा कुछ है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसमें आंसर क्या होगा, d बराबर 1 होगा। ये 6वीं 7वीं का ये सूत्र है। तो इस तरह से 33 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक होगा, 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 50 का हम गुणनखंड निकालेंगे ना। आप तो गुणनखंड निकालना जानते हैं यार। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, हम 50 का गुणनखंड निकालेंगे, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 5 होता है ना। तो इसमें क्या, यहाँ पर गुणनफल जो है कि 2 गुणे 5 है, तो यहाँ पर 5 कितने बार है, 2 बार है ना, 2 आंसर होगा, बी बराबर 2। यहाँ पर जो है 34 वाला प्रश्न है, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, इसका क्या सूत्र होता है, तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो इस तरह से क्या करके दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में 2 अवेलेबल है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 35 वाले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। के की समान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3, 3x प्लस के y बराबर 1 का हल है। तो इस प्रश्न में देखिए, ये भी बड़ा आसान है, क्योंकि एक सवाल भी इसके पहले शायद किए हैं, तो इसमें भी आसानी से लग सकता है कि जब इसका हल निकालना है तो कि इसका हल निकालना होगा तो सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। वही समीकरण युग्म के लिए जैसे a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ये फार्मूला है ना, आप जानते हैं इस फार्मूले पर है, जबकि सिलेबस में शायद है नहीं है, फिर भी इसको कराया जा रहा है क्योंकि हो सकता आ जाए, ठीक है ना। तो a1/a2 = b1/b2, ठीक है। उसमें मान रखेंगे, पहले समीकरण से x का मान जो होगा क्या होगा, 1 होगा, और फिर इसके बाद दूसरे में 3 हो जाएगा, और पहले समीकरण में b का मान जो होगा आपका -2 होगा, और दूसरे समीकरण में जो है कि इसका k होगा, ठीक है। k रख के क्या करेंगे, पहले और दूसरे से तुलना करते हैं और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k 1 + k हो जाएगा, 3 दूनी -6 हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा, -6 आंसर होगा। कितना होगा, k बराबर -6 आंसर होगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, k बराबर, ये जो है k का मान जो है कि कितना होगा, -6, ये एक हल है इसका, ठीक है। और 36 हम देखते हैं, समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर निकालना बहुत आसान है, आप तो जानते ही है ना, फिर भी एक बार सॉल्यूशन कराया जा रहा है कि यहाँ पे a का मान 5 है, b का मान 10 है, c का मान a1 का मान 5 है, b1 का मान a1 का मान 5, a2 का मान 10,
A3 का मान 15, इस तरह से हम लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी का समांतर निकालने का सूत्र तो आप जानते ही है ना, D बराबर होता है क्या, A2 माइनस A1 होता है। तो पहला पद हो जाए कि हमारा 5 है और दूसरा A2 जो 10 है, तो 10 में से क्या करेंगे 5 को घटा देते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, C होगा। ऐसे ही है जो कि नेक्स्ट पेपर जो है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम चलते चले जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते हैं कि जल्दी कम समय में हो जाए, लेकिन क्या है कि प्रश्न ज़्यादा बड़ा है, सॉल्यूशन के साथ कराना है तो थोड़ा टाइम तो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बस ध्यान रखते रहिए, ध्यान देते जाइए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, होता है कि नहीं होता है। अब उसी सूत्र पे आपको रखना है, तो यहाँ पर -4 दिया है और 1 दे दिया, 4/1 हो जाएगा, -4/1 होगा, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ते हैं 38वां, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, आइए देखते हैं निम्न में परिमेय संख्या कौन सा है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो A का मान दिया कर्ण में 5 दिया है और यहाँ B का मान कर्ण में 3 दिया है, C का मान कर्ण में 2 दिया है और D का मान कर्ण में 16 दिया है, ठीक है। तो ये सब अपरिमेय संख्या है, कर्ण में 5 अपरिमेय, कर्ण में 2 अपरिमेय, कर्ण में 3 भी अपरिमेय है, सिद्ध कर चुके हैं आप, पहले भी सिद्ध किए कि अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर D का मान 16 दिया है, तो 16 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 4 आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, ये परिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमारा उत्तर जो होगा कौन सा, D होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने इस तरह से दिया हुआ, थोड़ा सा यहाँ 39 वाला क्वेश्चन है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर दिया है 21 है, 18 और 15 दिया है, डॉट डॉट कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वो कौन सा पद निकालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए हो जाएगा, तो उसको निकालना है। तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर A का मान जो है कि 21 दिया है, D का मान जो है कि आपका निकालना है, तो 18 में से क्या करेंगे, 21 को घटाएंगे तो -3 हो जाता है। तो क्या करना है ना, घटाते जाना है। 15 में से जैसे 3 घटा देंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाए, है ना। यहाँ पे 12 9 6 3 0 दिया कि नहीं दिया है। अब इसे गिनती शुरू कर दी, क्यों, 1 2 3 है ना, 3 के बाद यहाँ पे क्या, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, है ना, आठवां नंबर क्या है, 0 हो जाएगा, इसलिए 8वां स्थान 0 होगा, इसलिए इसका आंसर जो है, ठीक है। 40 वाला जो दिया हुआ है, तो इसमें जानते हैं बहुलक सबसे ज्यादा जो अंकों की संख्या होती है, जिस अंक की संख्या सबसे ज्यादा है गिनती में, वही संख्या जो है कि आपका बहुलक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4 दिया है, देखिए इसी गिनती करें, 1 बार है, 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, फिर 4 बार है, 5 बार है ना, ये 6 बार, 5 बार है, तो लगभग इसकी संख्या कितनी बार है, 5 बार हो गए। अब 7 की गिनती करें तो 7 कितने बार है, 1 2 3 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। इसके बाद दूसरी संख्या गिनती, मीन्स जिस संख्या की अधिकतम गिनती होती है, संख्या जो अधिकतम गिनती में आती है वही हमारा बहुलक होता है। इस तरह से आपका C इसका आंसर होगा। आइए 41वां प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यहाँ पर दिया कि sin 30 अंश, cos 60 अंश, tan 45 अंश, tan 30 अंश। तो बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात मैंने बताया था पिछली बार भी कि आपको मोस्टली जो है क्वेश्चन मोस्टली जो है कि क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को लर्न करना पड़ेगा। sin 30 अंश का मान जैसे यहाँ पर दिया है 1/2 है, cos 60 अंश का मान यहाँ पर निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है 1/2 जाता है, ठीक है ना। sin में tan 45 अंश का मान तो 1 होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 3 हो जाता है, इसलिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा, tan 45 अंश का मान सबसे अधिक होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सब्सक्राइब शेयर करें। और यहाँ पर जो है कि प्रायिकता निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सम संख्याओं की प्रायिकता निकालनी है। तो जो सम संख्या उसकी प्रायिकता निकाली है, इसमें 2 है, 4 है, इसके बाद 6 है, 8 है, तो ये सम संख्या है, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, गिनती में 4 आ गया और टोटल संख्या कितनी है, 9 है गिनती में, है ना, इसलिए 4/9 हो जाए, जैसे 4/9 आपका आंसर होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका इस तरह से 43, निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। ये प्रश्न एक बार और भी पीछे आ चुकी है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चे, विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि स्किप कर दें तो स्किप हो जाए। तो हमने बताया कि जो नेगेटिव संख्या होती है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, इसलिए 7 होगा, ठीक है, -7। 44 वाला, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, निश्चित घटना, देखिए फिर इसके पहले भी एक पर जिक्र था, निश्चित घटना 1 की होती है, ठीक है ना, अनिश्चित घटना किसकी होती है, 0 की होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। यदि PE का मान दिया 0.55 दिया तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, PE का मान दिया 0.55, तो E नहीं होने की घटना, तो इसका सिंपल तरीका है, 1 में से क्या करना है, 0.55 को घटा देना है। घटाने के बाद आपका आंसर यूं जो है क्या आता है, 0.45 आता है, तो आंसर इसका C होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 46वां,
यदि tan a बराबर करने में 3 तब sin a होगा। यदि करें कि tan a का मान करने में 3 है तो sin a का मान निकालना होगा तो क्या होगा। इसलिए सिंपल इसका जो क्या फॉर्मूला जो दिया हुआ है तो आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। sin a का मान निकालना होगा तो सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि इसका तरीका एक है पिक्चर बना के भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मेथड से भी हम कर सकते हैं। कि इसका जो प्रश्न होता है कि tan a का मान जो है करने में 3 दिया है तो tan a बराबर हो जाएगा करने में 3, ठीक है ना। tan a का मान जो है करने में 3 दिया हुआ तो अब इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ tan 60 अंश का मान जो होता है ना, tan 60 अंश का मान होता है करने में 3 होता है। तो अब क्या करेंगे, tan करने में 3 बराबर tan 60 अंश, तो tan कट जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा, tan a का मान कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, थीटा का मान 60 हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा का मान 60 हो जाता है मतलब यहाँ पे हमने a माना है ना तो ये हो जाएगा। तो इसमें जो कि sin a का मान जब निकालना है तो sin 60 का वैल्यू जो है आपका जो होता है करने में 3/2 होता है। इसमें कह रहा है कि sin a का जो मान निकालना तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा करने में 3/2 हो जाएगा। इस तरह से जो कि 47 यदि a बराबर 45 हो तो डिग्री हो तो tan a किसके बराबर होगा, a बराबर 45 हो तो tan a का किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का मान, तो यहाँ पर tan a का भी मान 1 होगा, है ना। तो इसका आंसर सिंपल है, बड़ा साधारण है। बहुपद दिया है 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या हुआ। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन ये इस प्रकार के हैं हल। तो बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूल का गुणनफल ज्ञात करना तो अल्फा इंटू बीटा से निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c का मान इसमें 6 है, a का मान 3 है ना। भाग दे देंगे हम 6 में 3 का, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में हमने 3 का भाग दिया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा b होगा 2। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 के बाद 49वां। अब हम बहुत जल्दी लास्ट के पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे कोसेक 30 का मान होगा, ये निकालना होगा। तो कोसेक 30 का मान आपको बताया गया है सब सारणी में, वो बताया गया कैलकुलेशन करके किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। आप उसको लिख लेंगे पहले तो आपका मोस्टली जो सवाल हल हो जाएगा। पहले से बना लेंगे ना तो आसानी से हल हो सकता है, क्योंकि कोसेक जो 30 अंश का मान जो है आपको निकालना तो कोसेक 30 अंश का मान निकालेंगे इसका। तो कोसेक 30 अंश का मान जो होता है 2 होता है, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ये तो आपको फॉर्मूला है इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, क्योंकि एक केंद्र से होकर जाती है तो केंद्र से होकर जाने वाली जितनी होंगी वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। व्यास आपका आंसर होगा। इस तरह से जो भी चैनल पे नए होंगे वो शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कराए गए हैं। अपने मित्रों और दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा, जिसके वजह से उनको भी हेल्प मिल पाए और एग्जाम में वो पास हो पाए। तो हम यही दुआ करेंगे भगवान से कि आप सभी जो है कि खूब मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट लाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गाँव का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जाते जाते हम बता रहे हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न को हम ऐसे ही हल करा के और मैथ के पेपर जो रहेंगे वो कराए जाएंगे, वो भी रहेंगे, विज्ञान के भी रहेंगे। तो चैनल पे आप जो है कि इसको देख सकते हैं। वननेस लर्निंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नए नए अपडेट आपके बीच मिलता रहे और उसके बारे में जो है कि आपको जानकारी भी होती रहे और उसमें आपको हेल्प भी मिलेगा। हम और फिर आपसे जो है कि अगले पेपर को इससे सॉल्यूशन लेकर हम फिर रहेंगे। आप चैनल पर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे आपको जो है कि नए पेपर के साथ फिर हम प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।